हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो घटना चक्र की सीरीज चली है जो कि यूपीएसआई के लिए है साथियों, यूपीएसआई के लिए जो कि यहां पर कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पॉइंट वाइज हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जो जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की तरह, किसकी तरह, जैसे दोस्तों जन्मपत्री बनवाया जाता है ना, जन्मपत्री की तरह ये क्या करता है, जनकों से संतानों में ले जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है। समझे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम डीएनए की बारे में बात करें तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। और बात करें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, दोस्तों अगर आपसे डीएनए की खोज पूछे तो फ्रेडरिक मिशर बताएंगे, और आपसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पूछे तो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था इसका डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है कि श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का श्वसन अंग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। साथियों पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, याद कर लेंगे, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो कि कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है, जिसकी बाहरी एवं भीतरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या फिर वसा के द्वारा होता है। साथियों चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर यह कह रहा है साथियों कि लसिका कोशिकाएं, क्या लसिका कोशिकाएं, देखिए लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। क्या है लसिका, एक प्रकार की, क्या है लसिका कोशिकाएं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि कह रहा है साथियों, लसिका कोशिकाओं का निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस, क्या साथियों, ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। देखिए लसिका कोशिकाओं का निर्माण जो है लसिका ग्रंथियों में, तिल्ली में, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कह रहा है बी, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, देखिए बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। साथियों बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट ये लसिका जो है कोशिकाओं के दो प्रकार हैं। साथियों किसके, कोशिकाओं के दो प्रकार हैं, नाम आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल तथा यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ये नहीं पाया जाता। चलिए जंतु कोशिका में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आप थोड़ा सा समझ के इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःस्रावी, क्या साथियों, अंतःद्रवी, क्या है अंतःद्रवी, स्रावी नहीं है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसकी किसकी साथियों? अगर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं साथियों। देखिए ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। चलिए मानव शरीर के बारे में पढ़ने देखिए साथियों, यहाँ पर अगला जो आपका टॉपिक है मानव शारीरिकी। देखिए मानव शारीरिकी के बारे में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, एक ना क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए मानव मस्तिष्क का विकास भ्रूण में क्या साथियों, एक्टोडर्म से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट साथियों, कह रहा मानव मस्तिष्क का विकास भ्रूण में किससे होता है साथियों, एक्टोडर्म से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो देखिए मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.03 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.3 किलोग्राम। चलिए मस्तिष्क खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। किसमें सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल गुहा में क्या होता है, सुरक्षित बंद होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करा, मस्तिष्क का आवरण क्या है साथियों, मेनिनजेज। क्या? मेनिनजेज देख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख रहा है कि यहाँ पर जो मेनिनजेज है साथियों, मस्तिष्क का आवरण मेनिनजेज कहलाता है। मस्तिष्क का जो आवरण ऊपर का होता है साथियों वो मेनिनजेज कहलाता है। देखिए मेनिनजेज की अगर हम बात करें तो मेनिनजेज मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। अगर बाहरी चोट लगती है साथियों तो ये उसकी सुरक्षा करता है, यानी मेनिन जो जेज है ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय से पूर्ण शरीर को प्रति मिनट लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर की सप्लाई होती है। कितने लीटर? 5 से 6 लीटर रुधिर की सप्लाई होती है, जिसका लगभग 15 से 20% अंश मस्तिष्क को सप्लाई करता है साथियों। देख लेंगे इसको। कहने का मतलब ये है साथियों कि हृदय से जो पूर्ण शरीर को प्रति मिनट लगभग 5 से 6 लीटर की रुधिर की सप्लाई होती है, जिसका लगभग 15 से 20% अंश मस्तिष्क को सप्लाई होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला पॉइंट जो आपको बता रहा है यहाँ पर कि मस्तिष्क गुहा में सेरिब्रोस्पाइनल क्या साथियों, सेरिब्रोस्पाइनल भरा होता है। देखिए मस्तिष्क की जो गुहा होती है साथियों उसमें यह पदार्थ भरा होता है। देखिए क्या है, यह सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य है जो कि उसमें भरा होता है साथियों। देखिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क को नम रखता है, नम बनाए रखता है तथा बाह्य आघातों से बचाने में मदद करता है साथियों। चलिए आगे हम देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर बात करें तो क्या होता है, ये प्रमस्तिष्क होता है साथियों, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है। देखिए अगर बात करें अगर आपके तो स्पाइनल तंत्रिकाएँ की, तो मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। चलिए आगे हम खोपड़ी कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए खोपड़ी की हड्डियाँ अचल होती हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ अचल होती है साथियों। चलिए आइए कुछ प्रमुख आंतरिक अंग व उनके तंत्रिकीय नियंत्रण निम्नलिखित हैं, आइए उन्हें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, प्रभावित आंतरिक अंग, अनुकंपी तंत्र का प्रभाव और परानुकंपी तंत्र का प्रभाव। साथियों यहाँ पर देखिए प्रभावित अंग यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको इस लिस्ट में, और यहाँ पर आप देखें अनुकंपी तंत्र का क्या प्रभाव होता है और परानुकंपी तंत्र का क्या प्रभाव होता है। साथियों यहाँ पर देखते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है आँखों की आइरिस। क्या साथियों, अगर हम आँखों की आइरिस की बात करें साथियों तो पुतली को फैलाता है। क्या करता है, पुतली को फैलाता है। अनुकंपी तंत्रिका की बात कर रहा है।
अनुकंपी में क्या करता है साथियों, यहाँ अनुकंपी होगा साथियों, बगल वाला पर अनुकंपी होगा। इसको आप ध्यान देंगे, ये तंत्रिका तंत्र का प्रभाव है साथियों। देखिए यहाँ पर अगर आँखों की आइरिस की बात करें तो ये अनुकंपी में क्या होता है, पुतली को फैलाता है, और परानुकंपी में होता है साथियों, पुतली को सिकोड़ता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लार ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो लार ग्रंथि क्या करता है साथियों, लार ग्रंथि क्या होता है, लार के श्रवण को कम करता है, तथा यहाँ पर देखेंगे परानुकंपी में तो लार के श्रवण को उत्तेजित करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हृदय। देखिए हृदय की बात करें तो हृदय क्या करता है, इसकी स्पंदन दर को बढ़ाता है, यानी क्या इसमें बात करें तो ये इसकी स्पंदन दर को बढ़ाता है, और यहाँ बात करें तो इसकी स्पंदन दर को घटाता है परानुकंपी में। देखिए अनुकंपी और परानुकंपी में साथियों डिफरेंट है, आज इसको देख लेंगे। अधिवृक्क, देखिए अधिवृक्क की बात करें तो हार्मोन के श्रावण को कहते हैं, किसको, हार्मोन के श्रावण को, जो कि अनुकंपी होता है साथियों, और इस श्रावण को कम करता है। क्या करता है, ये श्रावण को कम करता है। चलिए अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं जो दोस्तों, ये हार्मोन्स के श्रावण को क्या करता है, उत्तेजित करता है, और इसमें क्या होता है साथियों, परानुकंपी में ये होता है कि इस श्रावण को कम करता है। क्या होता है, श्रावण को कम करती है, यहाँ पर उत्तेजित करता है और यहाँ पर आपका कम करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मूत्राशय। देखिए मूत्राशय की अगर हम बात करें तो इसे शिथिल करता है, जो आपका अनुकंपी होता है शिथिल करता है, और परानुकंपी की बात करें तो इसे मूत्र त्याग के लिए सिकोड़ता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है रोमों की पेशियाँ। देखिए रोमों की जो पेशियाँ होती हैं, इसे अनुकंपी में सिकोड़ कर बालों को खड़ा करता है, और इसे अगर हम परानुकंपी में बात करें तो इसे शिथिल करके बालों को गिरा देता है साथियों। दोनों में डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट काम करता है अनुकंपी और परानुकंपी। चलिए तो आइए हम देखते हैं तंत्रिका कोशिकाएं क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स। देखिए तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं, क्या होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। अब मध्यकर्ण की, जो मध्यकर्ण की कर्ण गुहा होती है साथियों, कर्ण गुहा में मैलियस इनकस तथा स्टेपीज नामक हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थिकाएँ पाई जाती हैं साथियों। देखिए आपने सुना होगा स्टेपीज। देखिए कह रहे हैं कि मध्यकर्ण की कर्ण गुहा में, किसमें साथियों, कर्ण गुहा में मैलियस इनकस तथा स्टेपीज नामक अस्थिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें मैलियस जो कि बाहर की ओर होता है और इनकस बीच में तथा स्टेपीज भीतर की ओर होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैलियस बाहर की ओर, इनकस बीच में तथा स्टेपीज भीतर की ओर होता है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टेपीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्टेपीज की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि हड्डी है साथियों। देखिए फोविया सेंट्रेलिस, देखिए नेत्र का सबसे संवेदी भाग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जो है नेत्र का सबसे संवेदी भाग, तो आप बताएंगे फोविया सेंट्रेलिस। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव जीभ के स्वतंत्र सिरे पर, खट्टे का पार्श्वों में तथा कड़वे का पश्च भाग में होता है। आप इसे एक बार फिर से समझ लेंगे। देखिए इनके कहने का मतलब यह है कि मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव जीभ के स्वतंत्र सिरे पर, किस पर होता है। देखिए अगर हम मीठे और नमकीन स्वाद की बात करें तो ये क्या होता है, इनका अनुभव कहाँ किया जाता है, स्वतंत्र सिरे पर किया जाता है। और खट्टे का पार्श्व में, बगल में, पार्श्वों में किया जाता है। और कड़वे का अगर हम बात करें अनुभव कहाँ किया जाता है, तो पार्श्व में, यानी कि पश्च पीछे होता है साथियों। ठीक, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वृद्धावस्था में हो जाने वाला सामान्य नेत्र दोष क्या होता है, इसे हम क्या कहेंगे साथियों, वृद्धावस्था में हो जाने वाला सामान्य नेत्र दोष, इसको हम बोलेंगे प्रेसबायोपिया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रेसबायोपिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर मस्तिष्क का सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण ड्यूरामेटर,
क्या साथियों, मस्तिष्क का सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण ड्यूरामेटर होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार लगभग 2/3 जल से बना होता है। ये तो सभी को पता है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार लगभग 2/3 जल से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जल प्रकृति। क्या साथियों, जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक क्या है, जिसे हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। क्या जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है, जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। ठीक, देखिए जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें ना साथियों, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद यानी कि पसीना आदि जो है, आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। कोशिका द्रव्य का भी, ऊतक द्रव्य का भी, रुधिर प्लाज्मा का भी, मूत्र का भी और स्वेद यानी कि पसीने का जो क्या होता है, आधारभूत तरल जल ही होता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। कह रहा मनुष्य की खोपड़ी की अगर हम बात करें, तो जो मनुष्य की खोपड़ी होती है जिसको हम स्कल कहते हैं, स्कल में कुल अस्थियां की संख्या 29 होती है, 29 होती हैं। यहाँ पर कितनी संख्या होती है, देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां, कुल बोन्स, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो 29 होते हैं, 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से 8 मस्तिष्क खोल। क्या साथियों, इनमें से 8 मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल, 14 चेहरे का कंकाल तथा 6 मध्य करोड़ों में कर्ण अस्थियाँ होती है। तो कुल मिलाकर अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर साथियों टोटल आपका आ जाएगा 29। क्या साथियों, 29। चले यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी बात कर रहा है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि 8 जो है मस्तिष्क खोल में अर्थात कपाल में है ना, और 14 की बात कर रहा है, 14 चेहरे का कंकाल होता है, और 6 मध्य करोड़ों में कर्णस्थियाँ होती हैं, और एक जो होता है यह अस्थिहाइड होता है। क्या, अस्थिहाइड जो निचले जबड़े में होते हैं साथियों। इस प्रकार 29 आपकी जो हड्डियाँ कंप्लीट होती हैं। देखिए आगे हम बात करें, मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी 24 पसलियाँ रिब्स पाई जाती हैं। देखिए 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें रिब्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो कि कह रहा है प्रत्येक पसली क्या है, प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर यानी हृदय के सामने की ओर उरोस्थि, क्या, उरोस्थि से तथा उरेस्थ से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित होकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं। कैसे पिंजड़ा बनाती हैं, बेलनाकार साथियों। चले जिसमें फेफड़ा तथा हृदय स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। मेरुरज्जु की बात करें, देखिए मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड, जिसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएँ कहते हैं, जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएँ मस्तिष्क से जुड़ी होती। किससे जुड़ी होती है, देखिए जो शरीर में स्थित कपालीय अर्थात जो क्रैनियल तंत्रिकाएँ होती हैं, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, देखिए 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी होती है। देखिए आगे देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात करें अगर, तो क्या होता है, उसमें एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। कितना करता है, 1.5 लीटर। चले मूत्र एक हल्का अम्लीय, पीएच मान की बात करें 6 होता है, माध्यम होता है साथियों, यानी कि मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। चलिए तथा इसमें 95% क्या होता है, जल की मात्रा होती है, 95%। चलिए मूत्र का पीला रंग अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, किसके कारण, यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है साथियों। किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है।
देखिए नाखून जिसे नेल कहते हैं, देखिए नेल्स नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अल्फा केराटिन। लेकिन नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं साथियों, और जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं। लेकिन नाखून काटे जाने पर दर्द नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं डेड सेल के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता साथियों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। याद रखना साथियों, मनुष्य का पूरा जीवन काल जो होता है इसमें क्या होता है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। देखिए आगे हम बात करें, हमारे मुंह में आदर्श रूप से कितने क्या साथियों, हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृदंत है, आपका रदनक है, प्रचवर्ण है, फिर उसके बाद चवर्ण है साथियों, जिसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप पढ़ लेंगे इसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग आपको बताना है। देखिए हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क, जिसे हम एनेमल भी कहते हैं। देखिए एनेमल नाम से तो ये मशहूर है क्वेश्चन, लेकिन आप इसे हिंदी में भी देख लेंगे, शायद ऑप्शन हिंदी में भी दे दिया जाए तो दृढ़ भाग दंत वल्क, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंत वल्क, जिसे एनेमल कहते हैं। देखिए दंत वल्क मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखिए शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं का नियंत्रण बोले तो कौन करता है? तो मेरुरज्जु उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसके द्वारा जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया के 2 प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपने जाना, स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु के उससे होता है साथियों। यहाँ पर देखा आपने कि शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। देखिए स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, प्रमुख 2 श्रेणियाँ होती हैं। देखिए कौन कौन सी है? देखिए पहला क्या है? बंधित है और दूसरा है अनुबंधित है। चलिए आगे हम इसके बारे में देखेंगे साथियों क्या कह रहा है। देखिए निषेचन के बारे में अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन क्रिया अंडवाहिनी अर्थात गर्भाशयी नाल में होती है। किसमें होती है? देखिए निषेचन क्रिया जो कि अंडवाहिनी अर्थात जिसे गर्भाशयी नाल कहते हैं में होती है, संपन्न होते हैं। चलिए मनुष्य में जन्म का क्या साथियों? मनुष्य में जन्म का समय निषेचन किसके समय? मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मनुष्य में जो जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से अगर हम बात करें तो 266 दिन या आप 38 सप्ताह कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव भ्रूण क्या है? मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ 5 सप्ताह, कौन से? चौथे या 5वें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। क्या? अगर मानव भ्रूण का हृदय जो होता है, जो भ्रूण का हृदय होता है साथियों, मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के कितने? परिवर्धन के चौथे या 5वें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। देखिए भ्रूणीय, आगे हम देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं भ्रूणीय विकास की बात करें तो भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह, कौन से? तीसरे से क्या होता है साथियों? 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास का काल कहते हैं। पूछा जा सकता है कि भ्रूणीय विकास का काल कौन सा काल कहलाता है? तो साथियों भ्रूण विकास के जो तीसरे से लेकर 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। देखिए तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। देखिए तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतक तथा अंगों का परिपक्वन होता है। क्या होता है? परिपक्वन होता है तथा शारीरिक वृद्धि भी होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन की बात करें तो लगभग 72 बार होती है।
चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृद्धों में यह कम, वृद्धों में क्या होता है, यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। देखिए आगे कह रहा है हमारा हृदय प्रति मिनट में, कितने मिनट में बात कर रहा है, 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप करता है हृदय के द्वारा। चलिए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना प्रतिशत, शरीर का भार के लगभग 7% होता है। देखिए सीने में अगर हम दर्द, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान देंगे, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सीने में दर्द, पसीना एवं जी में चलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात के हैं। किसके हैं, हृदयघात के हैं या हृदय रोग से संबंधित है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं पेसमेकर कोशिकाएं कहलाती हैं, जो कि विद्युतीय तरंग की भांति आपको लगता है कि उत्पन्न करती हैं शरीर में, तो पेसमेकर कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए आगे हम बात करें तो हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। किसके द्वारा, इन्हीं विद्युतीय जो तरंग होते हैं साथियों, हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। तो साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा साथियों। और मिलते हैं एक नए वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों गुड बाय, जय हिंद।